वक्फ संशोधन बिल को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच सियासी संग्राम जारी है। बड़ी खबर यह है कि वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में कल दोपहर 12 बजे पेश होगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि वक्फ संशोधन बिल कल दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा। सरकार ने लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यह जानकारी दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कल दोपहर 12 बजे लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा। हमारे संवाददाता जैनेंद्र फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैनेंद्र, कल दोपहर 12 बजे लोकसभा में बिल आएगा, चर्चा की शुरुआत होगी। बिल्कुल, देखिए, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की लोकसभा की बैठक अभी खत्म हुई है और उसमें सरकार ने जानकारी दी है कि 12 बजे कल यानी कि लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। इस पर 8 घंटे चर्चा होगी। विपक्ष ने अपनी तरफ से 12 घंटे चर्चा की मांग की, लेकिन 8 घंटे पर सहमति बनी। 8 घंटे इस पर चर्चा होगी और सरकार की रणनीति है कि कल ही इस पर जो मंत्री हैं वो जवाब भी दें और कल ही लोकसभा से ये विधेयक पास भी हो जाए। तो बड़ी खबर ये है कि 12 बजे कल वक्फ संशोधन विधेयक पेश होने वाला है। इसको लेकर के सरकार ने औपचारिक तौर पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में विपक्ष को जानकारी दे दी है। 8 घंटे की चर्चा होगी। देर शाम तक कल लोकसभा की कार्रवाई चल सकती है और कल ही सरकार की रणनीति है कि 8 घंटे की चर्चा के बाद मंत्री जवाब देंगे और बिल को पारित करा लिया जाएगा लोकसभा से। ये सरकार की रणनीति है। इस बीच जानकारी जी जैनेंद्र, 8 घंटे की चर्चा होगी और 8 घंटे की चर्चा के बाद अगर हम देखें तो 12 बजे अगर शुरू होती है तो देर रात तक संसद की कार्यवाही कल चल सकती है और सरकार इस बिल को कल ही अगर लोकसभा में पेश कराना चाहती है तो क्या परसों राज्यसभा में भी इस बिल को पेश किया जा सकता है? बिल्कुल विशाल, यही रणनीति सरकार की नजर आ रही है। जिस तरीके से कल में ही सरकार लोकसभा से ये बिल पारित करा लेना चाहती है तो स्वाभाविक तौर पर इसके बाद जो बजट सेशन है उसमें 2 दिन और बच जाएंगे, गुरुवार और शुक्रवार, और 2 दिन काफी होंगे राज्यसभा में इस बिल को पारित कराने के लिए। तो फिलहाल तो सरकार की ये रणनीति नजर आ रही है कि पहले बुधवार को लोकसभा से और फिर गुरुवार को राज्यसभा से इस बिल को पारित किया जाए। और जो सरकार ने साफ किया था कि वक्फ संशोधन विधेयक बजट सत्र में पारित किया जाएगा, उसी दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। कल 12 बजे इसको पेश किया जाएगा और 8 घंटे चर्चा के लिए समय मुकर्रर हुआ है। हालांकि व्यवहारिक तौर पर देखें तो समय थोड़ा बढ़ ही जाता है जब चर्चा की शुरुआत होती है। तो यानी कि निश्चित तौर पर देर शाम तक कल लोकसभा चलेगी और 9 बजे के आसपास अगर हम माने तो ये जो मंत्री के रिप्लाई के बाद ये बिल जो है वो पारित हो जाएगा। हालांकि ये देखना होगा कि इस पर अगर जबरदस्त हंगामा हुआ, ऐसे में चर्चा कैसे होगी, इस चीज को लेकर जरूर नजर रहेगी, क्योंकि बिल की कॉपी जब आएगी उसमें मीन में निकाल कर। जैनेंद्र, एक सवाल यहाँ पर और ये बन रहा है कि वोटिंग की नौबत अगर आई, क्योंकि पहले तो कोशिश ये होगी कि क्या ध्वनि मत से बिल को पास कराने की कोशिश होगी और अगर विपक्ष डिवीजन की मांग करता है या वोटिंग की मांग करता है तो क्या विपक्षी दल तैयार हैं और सरकार की क्या तैयारी है वक्फ संशोधन बिल पर अगर वोटिंग होती है तो? देखिए, एनडीए गठबंधन के पास तो संख्या बल है, लेकिन फिलहाल जेडीयू टीडीपी का रुख पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। एलजेपी ने साफ जरूर किया है कि वो बिल के साथ है, लेकिन एक बार जेडीयू और टीडीपी का जो औपचारिक और आधिकारिक बयान है वो आना बाकी है। अगर टीडीपी और जेडीयू साथ देते हैं तो फिर बिल को पास करवाने में सरकार को कोई मुश्किल नहीं आएगी, भले विपक्ष जो है वो डिवीजन मांगे। लेकिन अगर जेडीयू और टीडीपी ने कुछ और रुख अख्तियार किया तो फिर जरूर अंक गणित जो है वो फंस जाएगा और फिर सरकार को मुश्किल होगी। लेकिन जाहिर सी बात है, सरकार के जो फ्लोर मैनेजर्स हैं वो अपने गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ हैं और लगातार जेडीयू का जो रुख अब तक रहा है वो बिल के पक्ष में ही रहा है। बहुत शुक्रिया जैनेंद्र पूरी जानकारी देने के लिए। और किरण रिजिजू ने भी बयान में यह कहा था कि उनके पास नंबर्स पूरे हैं, बिल पास होगा और कई विपक्षी दल भी इस बिल का समर्थन कर सकते हैं। यह दावा किरण रिजिजू ने किया था। हमारे साथ अनिला सिंह, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनिला, सरकार की क्या तैयारी है, बीजेपी की क्या तैयारी? बहुत सारे आरोप आपकी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं कि सब कुछ आप लोग अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, इसीलिए वक्फ संशोधन बिल लेकर आ रहे हैं। ये आरोप विपक्ष लगा रहा है। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो इस बिल में सरकार लाने जा रही है? थोड़ा आप इस पर क्लैरिटी दे पाएंगे? मेरी सबको राम राम। और विपक्ष का तो यही काम है ना, जब ट्रिपल तलाक का कानून इन लोगों ने मजबूत किया था और ऐसी मजबूरियां इन लोगों की हो गई थी कि स्ट्राइक डाउन नहीं कर पाए थे, शाहबानों से शाहबानों तक का पूरा सफर हो गया था, और उसको जब खत्म किया तो उस वक्त भी ये लोग कह रहे थे मुसलमानों तुम्हारे साथ तो बहुत ज्यादती हो रही है, तुम लोग को खत्म कर दिया जाएगा, तुम्हारा तो ना धर्म रहेगा ना तुम्हारा नामो निशान रहेगा।
यही बोल रहे थे ना अपोजिशन वाले बारंबार बारंबार मुसलमानों से। एक बार भी इन्होंने नहीं सोचा था कि वो बहन बेटियां 3 शब्दों के डर में हमेशा रहती हैं, उससे छुटकारा दिलाना बेहद जरूरी है। और अब इसी प्रकार से वक्फ एक्ट को इतना एम्पावर जो कांग्रेस पार्टी ने किया, अब उनको लग रहा है कि इसमें संशोधन आ जाएगा और ये जो इस देश का संविधान कहता है कि हर नागरिक को एक बराबरी का अधिकार है, उसके तहत जो है इसमें संशोधन आ जाएगा, तो ये घबरा रहे हैं। ये जो फियर साइकोसिस जिसको बोला जाता है, ये मुसलमानों के बीच में फैला रहे हैं। अरे कोई भी सेंसिबल, मैं सेंसिबल कह रही हूं, राष्ट्र का अध्यक्ष होगा, क्या वो ऐसा कार्य करेगा लोकतंत्र में कि जो उसके नागरिकों के खिलाफ होगा? और खासतौर से अगर मैं नरेंद्र मोदी जी की बात करती हूँ, मोदी सरकार की बात करती हूँ, अब तक का जो इतिहास रहा है 11 साल का, क्या मोदी साहब ने एक भी वो कदम उठाया है जो देश के नागरिकों के खिलाफ हो? अनिला जी, वक्त संशोधन बिल में क्या चीजें खास रहने वाली है? मैं चाहूंगा, क्योंकि जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, अगर आप पॉइंट वाइज थोड़ा उस पर जवाब दे पाइए, क्या अहम चीजें इसमें बदलाव होने जा रहा है वक्त संशोधन बिल के जरिए? देखिए, वो तो आपके सामने आ जाएगा, उसके ऊपर मेरा इस वक्त टिप्पणी करना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं रहेगा, ठीक नहीं रहेगा। परंतु जो भी होगा वो इस प्रकार से होगा कि जो वन साइडेड चीजें होती रही हैं, वन साइडेड नहीं होनी चाहिए ना। भाई, इन लोगों ने ये बोर्ड जो है जो तय किया, इसमें इस्लामिक स्कॉलर रहेगा परंतु कोई हिंदू नहीं रहेगा। क्यों भाई? ये भारतवर्ष की जो जमीन है, क्या केवल और केवल ये इस्लाम धर्म की रही है क्या? यहाँ हिंदू रहे नहीं? हजारों वर्ष पुराना जो धर्म रहा है, उसकी धरती पर आकर कब्जा कर अपनी इमारतें खड़ी कर दी। एक पूरा उतना जमीन का टुकड़ा जितना बड़ा पाकिस्तान है, यहाँ पर आपने कब्जा कर बैठ गए और आप ये अधिकार भी नहीं देते हो दूसरे लोगों को कि अगर उनकी जमीन पर वो आवाज उठाए तो आवाज नहीं उठा सकते हैं। ये किस प्रकार का एक्ट था? देखिए अनिला जी, यहाँ पे बता रही है कि इस बिल को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। शोएब जामई, AMIM के दिल्ली अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब जामई, आखिरकार विरोध किस बात का है वक्त संशोधन बिल को लेकर? मैं टू द पॉइंट आपसे जानना चाह रहा हूं, वो 3 ऐसे कौन से बिंदु हैं जिसके आधार पर आप इस बिल का विरोध कर रहे हैं? पॉइंट नंबर 1 की इस बिल में एक प्रावधान है कि वो वक्फ बाय यूजर जो प्रॉपर्टीज थी, वक्फ बाय यूजर जो टाइम इमेमोरियल से चली आ रही है, जिसमें बहुत सारी मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं और कई सारे कब्रिस्तान है, उसमें संशोधन किया जा रहा है कि कलेक्ट्रेट जो है उसको संदिग्ध बना सकता है, कलेक्ट्रेट जो है उस पर एक्शन ले सकता है। ये वो प्रावधान है जो भगवा संगठन और हिंदू संगठनों के लिए एक रास्ता खोल देगा कि हर मुसलमानों की जो धार्मिक जो स्थल है उसको विवादित बना दिया जाए, उस पर क्लेम कर दिया जाए और कलेक्ट्रेट की मर्जी पर जो है वो चलेगा, ना कि यहाँ से ट्राइब्यूनल पर होगा। वक्फ ट्राइब्यूनल के पावर को खत्म किया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जब किसी हिंदू बोर्ड्स में अगर यहाँ से कोई मुस्लिम मेंबर नहीं हो सकते तो आपने नॉन मुस्लिम मेंबर कंपलसरी क्यों किया? अपने ये से हो जाना, जैसे डीएम होते हैं और हर राज्य सरकार जो वक्फ बोर्ड चलाती है उसके अंदर डीएम ऑलरेडी मेंबर होते हैं हर जिले के अंदर, और बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे दिल्ली में भी हमारे सीओ साहब होते हैं, तो हिंदू भी होते हैं। लेकिन आप उसको कंपलसरी कर रहे हैं, तो एक मेंबर होना दो, ये सबसे ज्यादा घातक बात है। और इसमें मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं मंशा पर सवाल उठाता है कि आपकी इंटेंशन क्या है। हमने देवी स्थानम बोर्ड हो चाहे 4 धाम बोर्ड हो, इसमें किसी बोर्ड में कोई मुस्लिम मेंबर हमने नहीं देखा। जी, और तीसरा पॉइंट क्या है आपका? फिर मैं अनिला सिंह से जवाब लूंगा। तीसरा पॉइंट क्या है आपका? फिर मैं अनिला सिंह से जवाब लेता हूं। तीसरा पॉइंट ये है कि सरकार ये नैरेटिव बनाती है कि वक्फ बोर्ड के पास जो है सबसे ज्यादा जमीनें हैं रेलवे, और इसके बाद जो कि सबसे झूठी बात है, 4 स्टेट के अगर हिंदू इंडोनमेंट बोर्ड का अगर डेटा उठाया जाए, सिर्फ 4 स्टेट के साउथ के, तो वो 4 स्टेट मिला के ही 14 लाख एकड़ जमीनें हैं हिंदू इंडोनमेंट बोर्ड के पास। तो इसके ऊपर जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि मुसलमानों के पास इतनी जमीनें हैं, ये बिल्कुल झूठा दावा है। बल्कि एक ही जमीन को अगर 9 बार यहाँ से 9 दुकानें बनी हुई है एक जमीन के अंदर, तो उसको 9 प्रॉपर्टीज मान ली गई है। दैट्स
चलिए मैं अनिला सिंह से जवाब लेता हूं। आपने 3 अपने विरोध के प्रमुख बिंदु बताए हैं। अनिला सिंह देखिए ये कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल को खत्म करने की कोशिश है इस बिल के जरिए, और दूसरा जो एमआईएम वाले सवाल उठा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो इसकी कमेटी बनेगी उसमें हिंदू मेंबर को रखना क्यों जरूरी बताया जा रहा है, इस पर इनको आपत्ति है। नहीं, ये भूल रहे हैं कि हाल फिलहाल तक तिरुपति के बोर्ड में जो वहाँ की सरकारें हैं इन्हीं के धर्म का कोई ना कोई व्यक्ति रहता था, अब वो समाप्त हुआ है। परंतु एक चीज बताइए, जो प्रॉपर्टीज है जिस पर ये लोग दावा करते हैं कि भाई ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, हाँ, अब वो हिंदुओं की भी तो हो सकती है, तो हिंदुओं की सुनवाई हो कि नहीं हो? हर 10 साल में वक्फ प्रॉपर्टी का सर्वे होता है, और इस 10 साल के बीच में अगर वक्फ बोर्ड जो है वो ये कह दे कि भाई फलाना प्रॉपर्टी जो है वो हमारी है, तो आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। ये टैक्स पेयर के पैसे से वक्फ की प्रॉपर्टीज का सर्वे होता है, बाकी गुरुद्वारे का नहीं होगा, मंदिरों का नहीं होगा, गिरजाघर का नहीं होगा, परंतु इनकी प्रॉपर्टी का सर्वे होता है टैक्स पेयर्स के पैसे से। दूसरी बात ये है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आर्टिकल 323A और 323B, ठीक है, तो इसमें जो गवर्नमेंट है इट गिव्स ये 323A और 323B जो है, दीज गिव्स द गवर्नमेंट टू फॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। इस लिस्ट में वक्फ ट्रिब्यूनल का नाम ही नहीं है, जिसके आधार पे ये लोग इतनी लड़ाई कर रहे हैं। तो इन दोनों आर्टिकल्स का हवाला देकर मैं पूछना चाहती हूँ कि आप बताइए, ये जो आपका ट्रिब्यूनल है ये लीगल है कि नहीं है? चलिए मैं जवाब लेता हूँ। शोएब जामेई जी, वक्फ ट्रिब्यूनल के अलावा अगर ये सारे मामले सिविल कोर्ट में भी जाते हैं तो आपको आपत्ति क्या होनी चाहिए? अगर सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक है, लीगल तरीके से सब चलेगा, तो फिर अगर वो सिविल कोर्ट में जाए या किसी भी कोर्ट में जाए, उस पर ट्रिब्यूनल में ही जाने की बात पर क्यों अड़े हैं? सबसे बड़ा झूठ ही यही है। मैं पॉइंट टू पॉइंट जवाब देता हूं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये ट्रिब्यूनल का मामला, सबसे बड़ी बात यह है कि आज वक्फ के बहुत सारे केसेस दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर पड़े हैं और देश भर के कई कोर्ट में हैं। अगर सिर्फ वक्फ ट्राइब्यूनल ही उसका केस का निपटारा कर सकता था तो किसी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन ये कोर्ट में होने का, आप पूरे आंकड़े उठा के देख लीजिए कितने कोर्ट में जो है वक्फ के केसेस पड़े हैं, इससे ये साफ मालूम चलता है कि ट्राइब्यूनल नहीं बल्कि आप अपील में जा सकते हैं। इवन कि ट्राइब्यूनल के फैसले के बाद में भी हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। मैं एक चीज जानना चाहूँ शोएब जामेई जी, हो सकता है हमारी जानकारी कम हो। शोएब जामेई जी, मैं एक छोटा सा मैं आपसे स्पष्टीकरण चाहता हूँ। क्या वक्त से संबंधित किसी, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूँ क्योंकि एक छोटा सा, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूँ। एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे यह है कि अगर वक्त से जुड़ी किसी जमीन पर कोई विवाद है तो क्या सीधे वो सिविल कोर्ट में आदमी अभी जा सकता है या नहीं जा सकता है, वक्त ट्रिब्यूनल के अलावा? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। हाँ, इसी में आता है लीगलिटी एंड नॉन लीगलिटी का मामला कि वक्फ ट्राइब्यूनल लीगल है या नहीं। सबसे पहली बात तो कि ये जो वक्फ का संशोधन लाया जा रहा है, ये आर्टिकल 14, मैं अपनी जानकारी के लिए, दर्शकों की जानकारी के लिए आपसे जानना चाह रहा हूं, अगर वक्फ से जुड़ा कोई भी जमीन का विवाद है तो क्या कोई भी व्यक्ति सिविल कोर्ट में अभी डायरेक्ट जा सकता है या नहीं जा सकता है? नहीं, अभी जो है यहाँ से वक्फ ट्रिब्यूनल में मुद्दा आएगा, और अगर किसी भी व्यक्ति को ये लगता है कि वक्फ ट्रिब्यूनल में हम नहीं जाएं, हम डायरेक्ट जाकर के कोर्ट में केस करें, तो भी कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर रही है विदाउट अपील भी। कई केसेस ऐसे हैं उसमें एक्स्ट्रा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देख करके जो है उसको कोर्ट ने डायरेक्ट उसको ये अपील को यहाँ से स्वीकार किया है। इसके कई एग्जांपल्स आपको हम दे सकते हैं। चेन्नई के एक केस क्या है फिर चाहे ट्रिब्यूनल को अगर संशोधन आ रहा है, शोएब जामेई जी आप कह रहे हैं कि जब सीधे सुन लिया जाता है, कई केसेस के आप उदाहरण दे रहे हैं, तो फिर ट्रिब्यूनल को लेकर दिक्कत कहां पर आ रही है आपको? मैं यही बता रहा हूं कि संविधान को संशोधन करके ही वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया गया था, और वो भी प्रावधान जो है पार्लियामेंट के अंदर उसको पारित किया गया था 1993 के अंदर। अगर आपको अंदाजा हो, मालूम हो इस बारे में, 1984 में भी हुआ, 93 में हुआ। तो कई बार संशोधन वक्फ के ये में हुए, लेकिन उन जगहों पर जहां जहां यहां से मुस्लिम समाज से डायलॉग होने के बाद उसमें कमी बेशी होती थी,
उसको संशोधित करके दोबारा से उसको बेहतर किया जा सकता। इस बार जो संशोधन हो रहा है, उस संशोधन में मुस्लिम समाज की कोई बात नहीं सुनी गई। जेपीसी में जो यहाँ से हमारा सारा एतराजात थे, उन सारे डिसेंट नोट को खारिज करके पार्लियामेंट में टेबल भी हुई होने नहीं दिया। तो जिस समाज के लिए आप कानून बना रहे हैं, उस समाज की आप सुन ही नहीं रहे। चलिए मैं इस पर अनिला सिंह का जवाब लूंगा। वक्फ संशोधन बिल पर हो रही राजनीति के बीच वक्फ पर बनी जेपीसी के चेयरमैन का बयान सामने आया है। जगदंबिका पाल ने दावा किया कि विपक्ष बिल पर सोची समझी रणनीति के तहत लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हो रही है और उम्मीद है कि 1-2 दिन में जो ये बिल है वो सदन में पेश होगा। क्या बोलेंगे आप? देखिए, हमने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दिया टाइम बाउंड। सरकार की इच्छा थी कि जब बिल आया था, उस समय संसदीय कार्य मंत्री, अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू जी ने कहा था कि हम इस बिल को पास कर सकते हैं, लोकसभा से राज्यसभा कानून बना सकते हैं, लेकिन इस बिल पे और चर्चा हो, देश के सभी स्टेक होल्डर के साथ डिस्कशन हो, हर स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल के साथ, शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड के साथ या माइनॉरिटी कमीशन के साथ, इस्लामिक स्कॉलर के साथ, बार काउंसिल्स के साथ, फॉर्मर जजेज के साथ, वाइस चांसलर के साथ, और इस दिशा में लखनऊ भी आए पूरी कमेटी को लेकर, पटना गया, कलकत्ता गया, गुवाहाटी गया, भुवनेश्वर गया, मुंबई गया, तेलंगाना, हैदराबाद गया, अहमदाबाद गया, कलकत्ता, चेन्नई गया, बेंगलोर गया, पूरे देश में हज़ारों स्टेक होल्डर से मिले। उसके बाद 38 बैठकें दिल्ली में हमने की, 118 घंटे वहाँ पे मिले, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मिले और उनको 3 घंटे सुना। फिर भी अभी हमने रिपोर्ट दे दी, उस पे उसके आधार पे जो बिल आएगा उस बिल का वेट करना चाहिए। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस तरह से रमज़ान के पवित्र महीने में वक्फ बिल को लेकर के सियासत किया, झूठ बोल करके, गुमराह करके काली पट्टी बंधवाई, तो या तो हमारी रिपोर्ट को पढ़ा नहीं, जो रिपोर्ट हमने दे दिया है उसमें हम रिपोर्ट पढ़ लें, तो मुझे लगता है मैं चुनौती देता हूं कि चाहे ओवैसी हो, चाहे सपा कांग्रेस या कोई संगठन, माइनॉरिटी संगठन हो, मुस्लिम संगठन हो, अगर किसी एक सवाल पे भी मैं चुनौती देता हूं, ये कह दें कि वक्फ की बेहतरी के बजाय नुकसान है, तो मैं निश्चित तौर से अपनी बात को वापस ले लूँगा और मैं सदन से त्यागपत्र दूंगा। तो जेपीसी के जो चेयरमैन हैं जगदंबिका पाल, वो तो ये कह रहे हैं कि बहुत विस्तृत चर्चा की है, देश भर में सुझाव लिए गए हैं, दिल्ली में कई बैठकें की गई, लेकिन शोएब जामेई कह रहे हैं कि मुस्लिमों के सुझाव को नहीं माना गया। अनिला सिंह, शोएब जामेई के इन आरोपों पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि जुमई साहब सबसे पहले तो ये जानते होंगे अच्छी तरीके से, जब ये कानून बना था, ये शिया सुन्नी के लिए बनाया गया था कि आपस में इनकी प्रॉपर्टीज को लेके झगड़ा वगड़ा होता है। बाद में जो है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, इसको तुष्टिकरण करने वाली सरकारें आ गई, तो एक तरफा कर दिया गया, हिंदू और मुसलमानों के बीच में कर दिया गया। जब विभाजन हुआ, तो जब हिंदू हमारे यहाँ पर आए, हमारे भारत में, और यहाँ के मुसलमान पाकिस्तान चले गए, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज छोड़कर गए थे, तो हिंदू उसमें बस गए, ठीक है, और उनसे कहा गया कि ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज आपके नाम कर दी जाएगी। तो उसमें बहुत बड़ा खेल हो गया, जो आज की तारीख में वक्फ एक्ट का सेक्शन 108 है। जब पहले 66H हुआ करता था, 1995 में इसको 108 बना दिया था सेक्शन, कि ये वायदा करके कि ये प्रॉपर्टीज आप लोगों की हो जाएंगी। पर राजीव गांधी जी ने 1995 में क्या किया, ये कह दिया कुछ नहीं, ये सारी प्रॉपर्टीज वक्फ की होंगी, वक्फ की होंगी। इस प्रकार से जाति की गई, जबरदस्त जाति की गई। उसके बारे में ये कुछ नहीं बताएंगे, बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। और जैसा मैंने कहा ना कि आप बता दीजिए, अगर मैं गलत कह रही हूँ, अगर मैं सेक्शंस के नाम गलत ले रही हूँ, अगर मैं इतिहास वक्त का गलत बता रही हूँ। पहले तो अक्फ हुआ करता था, अक्फ हुआ करता था कि भाई कि अल्लाह के नाम पे जो प्रॉपर्टीज डोनेट की जाती थी उसके लिए हुआ करता था। अरे जो प्रॉपर्टीज जिसमें हिंदू रह रहे थे पाकिस्तान से आने के बाद, आपने वो भी उठा के वक्फ को दे दी। हाँ, बेंगलोर में हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि चलिए शोएब, मैं शोएब जामेई से इन आरोपों पर जवाब लूंगा, लेकिन दानिश आजाद अंसारी क्या कह रहे हैं इस वक्त यूपी सरकार के मंत्री, आइए आपको सुनाते हैं। एक्ट आने के बाद जो वक्फ की लैंड है वहाँ पे स्कूल कॉलेज बनेंगे, जहाँ गरीब मुसलमान का बच्चा, उसको अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य की व्यवस्था मिलेगी, तो कुछ खास लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? ये लड़ाई देखिए खास बनाम आम है। ये लड़ाई जो है, ये जो कुछ लोग इसका जो विरोध कर रहे हैं, वो केवल और केवल इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि वक्फ की संपत्तियों पे कुछ खास लोग काबिज है
और ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आ जाएगा तो ये खास लोगों का जो कब्जा है वो कब्जा मुक्त होके आम गरीब मुसलमानों को उसका वेलफेयर मिलेगा। तो जितने लोग ये विरोध कर रहे हैं ये केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए इसका विरोध कर रहे हैं, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे जो भी राजनीतिक दल हो, चाहे जो भी राजनीतिक व्यक्ति हो। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आज मुसलमानों के हितों के लिए बहुत ज़रूरी है। आम मुसलमानों का पूरा साथ मोदी सरकार के साथ है। आम मुसलमान ये चाहता है, मैं खुद अपील भी करता हूँ आम मुसलमान भाइयों से कि वो समझे कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट क्या है, कितनी वक्फ की लैंड है जहाँ पे मुस्लिम वेलफेयर के लिए कोई काम हो रहा है, इसका भी आंकड़ा निकालना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश की सरजमीन से पूछता हूँ, उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं और ये आंकड़ा ज़रूर निकालना चाहिए कि कितने जनपदों में वक्फ की लैंड पे हॉस्पिटल खुले हैं, चैरिटेबल हॉस्पिटल, कितने जगहों पे वक्फ की लैंड पे चैरिटेबल स्कूल्स खुले हैं। तो यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद कह रहे हैं कि ये आम बनाम खास मुसलमान के बीच की लड़ाई है और कुछ लोग अपने निजी स्वार्थों के लिए वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं। शोएब जामी, जवाब दीजिए, क्या जो सवाल यहां दानिश आजाद ने पूछे, कितनी वक्फ की जमीनों पर अस्पताल, कितनी वक्फ की जमीनों पर स्कूल ये खोले गए हैं, इन सवालों का क्या जवाब है शोएब जामी? सबसे पहले तो दानिश आजाद अंसारी जी को मैं पर्सनली तौर पर भी जानता हूं, तो उनकी क्या मजबूरियां हैं इस बात को भी मैं समझता हूं। लेकिन कभी आप उनसे ऑफ कैमरा पूछेंगे तो उनको भी इस बात का कश्मकश होता है कि लगातार एंटी मुस्लिम स्टैंड सरकार क्यों ले रही है। अब चूंकि उन्होंने जो बातें कही हैं उसी से निकालते हैं एक बात कि उनका कहना है कि भाई सरकार जो है ये अस्पताल बनाने जा रही है और उसमें उत्थान होगा मुस्लिम समुदाय का और पढ़ने की व्यवस्था होगी, तो क्यों विरोध कर रहे हैं। आपको पता है मौलाना आजाद फेलोशिप जो है मुसलमान बच्चों की उत्थान के लिए था। कई लाख बच्चे, 7 लाख 8 लाख बच्चे हर साल उससे जो है फेलोशिप मिलती थी, उसको हायर स्टडीज के लिए मिलती थी, यहाँ तक कि पीएचडी तक के लिए मिलती थी। उस मौलाना आजाद फेलोशिप को सरकार ने खत्म कर दिया। ये कौन सा उत्थान किया आपने? शोएब जामी, मुझे एक सवाल का मुझे जवाब दीजिए। शोएब जामी, क्या ये आम मुसलमान वर्सेस खास मुसलमान के बीच की लड़ाई है जो दानिश आजाद अंसारी कह रहे हैं? उत्थान करने जा रहे हैं। दानिश आजाद अंसारी जो है तथ्यात्मक रूप से गलत बातें कह रहे हैं, क्योंकि उनको इस विषय में अभी उन्होंने खुद रिपोर्ट नहीं पढ़ी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है इस जेपीसी कमेटी के मेंबर थे और उन्होंने अपनी डिसेंट रिपोर्ट सौंपी थी और हम भी उस बात को जानते हैं। लेकिन जब डिसेंट रिपोर्ट के बारे में जब पार्लियामेंट में जब रिपोर्ट टेबल्ड हुई, जगदीपिका पाल जी कह रहे हैं कि रिपोर्ट किसी ने नहीं पढ़ी। क्यों नहीं पढ़ी? सारे मेंबरों ने पढ़ी है जो जेपीसी में मौजूद थे। और उसी के बाद जब पार्लियामेंट में वो रिपोर्ट टेबल्ड हुए, वहीं पर बैरिस्टर ओवैसी साहब ने कहा कि हमारी डिसेंट रिपोर्ट को इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया। चलिए मैं जवाब देता हूं। अनिला सिंह जी, विपक्ष ने जो अपनी रिपोर्ट दी इस पर क्या उसको शामिल नहीं किया गया? ये आरोप आपके ऊपर ये लगा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का जमाना है और हर चीज जो है वो टेक्नोलॉजी से छुपती नहीं है। न्यूज प्लेटफॉर्म्स में आ जाती है और किसी भी माध्यम से आए, एक एक खबर आती है कि जब चर्चा होती है तो वहां पे किस तरीके का तमाशा जो विपक्ष वाले करते हैं। चर्चा भी नहीं करना चाहते, सुनना भी नहीं चाहते, दिखाना चाहते हैं कभी सर फोड़कर, कभी हाथ कटवाकर कि देखो हम आपके सबसे बड़े वकील हैं। जाति हो रही, जाति जुमे साहब कह रहे हैं लगातार जो है ये सरकार जाति करे। एक तो जाति गिनवा दीजिए। भव्य राम मंदिर अगर बना है, हिंदू मंदिर था वहां तोड़कर मस्जिद बना दी। वहां पर अगर भव्य राम मंदिर बना है, 1 बिलियन से भी ज्यादा जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन इस राष्ट्र में रहती है, अगर उसका मान सम्मान, उसकी कद्र जो है सुप्रीम कोर्ट ने करी है, तो आपको लग रहा है कि भाई साहब बड़ी जाति हो रही है मुसलमानों के खिलाफ। ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट जो है कानून आ गया, तो वो क्या जाति हो रही है मुसलमानों के खिलाफ? आप मुझे उदाहरण देकर तो बता दीजिए मोदी सरकार ने कौन सी ऐसी खिलाफत कर दी आप लोगों की? अनिला जी एक सवाल और है। अनिला जी एक सवाल और है, क्या नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान, जयंत चौधरी, ये जो राजनीतिक दल आपके सहयोगी हैं, इस मुद्दे पर पूरी तरह से आपका साथ देंगे? आप आश्वस्त हैं? अभी आप ही ने बताया ना, बिल्कुल नहीं देंगे। किरण रिजिजू ने क्या कहा कि भाई हमारे पास मेजॉरिटी होगी। तो आपको लग रहा है कि वो ऐसी हवाई बात कर रहे हैं?
और मैं पूछना चाहूंगी कांग्रेस से, मैं पूछना चाहूंगी जुमे साहब से कि 1954 से लेके 2013 तक जो इसको एम्पावर करते रहे लगातार, क्या वो दुरुस्त था? जो ये वक्फ एक्ट का जो सेक्शन सी है जिसमें ये था कि पर्सन इंटरेस्टेड को चेंज करके पर्सन एग्रीव्ड कर दिया गया था, वो बदलाव ठीक था? गिरेबान में झांक कर देखा है आप लोगों ने कभी भी? अरे खुली बाहों से आप लोगों का, हम लोग जब आप लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे, स्वागत किया, घर आप लोगों के यहाँ बसवाया, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जिन लोगों ने बसाया उन्हीं का चलिए मैं जवाब लेता हूँ शोएब जामेई। बदलाव करना चाह रहे हैं तो नहीं, ये तो शोएब जामेई से मैं आपके पास इसका जवाब लूंगा, लेकिन केसी त्यागी का क्या कुछ कहना है, जेडीयू के नेता, आइए एक बार आपको सुना देते हैं इस बिल पर। वक्फ संशोधन बिल कल लोकसभा में लाया जा रहा है। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जी हैं। सर, वक्फ संशोधन बिल जो है अब कल टेबल किया जाना है, इस पर जेडीयू की क्या? देखिए, जेडीयू की राय, पार्टी के जो मंत्री हैं ललन सिंह जी, वो पहले ही सदन में रख चुके हैं जो इसके समर्थन में है। लेकिन इसी बीच में कुछ मुस्लिम आउटफिट्स ने पटना में जाकर के बातचीत की है नीतीश कुमार जी से और अपनी चिंताएं शेयर की है, जिसको लेकर के नीतीश कुमार जी और पार्टी ने सलाह मशवरा करके कुछ सुझाव जरूर इसमें दिए हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे जो सुझाव हैं वो सरकार को स्वीकृत होंगे और जो पार्टी का रुख है कल सदन में नेता और ललन सिंह जी स्पष्ट कर देंगे। सर, कांग्रेस पार्टी समेत तमाम जो इंडिया अलायंस के दल हैं वो चाहते हैं कि आप इसके विरोध में हैं, जेडीयू इसके विरोध में आए, इसका समर्थन ना करे, क्या? नहीं, हम तो इंडिया गठबंधन के सभी साथियों को एक दल बनाने के लिए भी कह रहे थे। एक के खिलाफ एक उम्मीदवार खड़ा किया जाए लोकसभा में, हम तो ऐसा भी चाह रहे थे। कांग्रेस पार्टी और अन्य कई दलों की मनमानी की वजह से इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया, तो उनके विचारों को हम कल लोकसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल, यह कहना है किरण रिजिजू का। हमने सभी दलों से व्यापक चर्चा की है। किरण रिजिजू का यह बयान सामने आया है कि हमने सभी दलों से इस मुद्दे पर विस्तृत रूप में चर्चा की है और कल लोकसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। यानी आधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से अब यह बयान सामने आ गया है कि वक्फ संशोधन बिल कल दोपहर 12 बजे लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद पेश किया जाएगा। 8 घंटे का समय आरक्षित किया गया है। इस पर बहस करने के लिए सभी दलों को इस बिल के मुद्दे पर बोलने का मौका सदन में मिलेगा और 8 घंटे तक इस मुद्दे पर चर्चा होगी। और जानकारी यह भी आ रही है कि कल ही लोकसभा में सरकार इस बिल को पास कराना भी चाहेगी ताकि परसों वक्फ संशोधन बिल को राज्यसभा में पेश कर सके सरकार, ताकि राज्यसभा से भी इस बिल को पास कराया जा सके। तो फिलहाल किरण रिजिजू ने इस बात को औपचारिक तौर पर कह दिया है कि कल लोकसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। बहस के लिए 8 घंटे का वक्त तय किया गया है। 8 घंटे में सभी जो राजनीतिक दल हैं उनको बोलने का मौका मिलेगा और अगर जरूरत पड़ी तो इस समय को थोड़ा बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि जब इतने बड़े मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत होती है तो जाहिर तौर पर वक्त और ज्यादा बढ़ ही जाता है। तो ये देखा जा सकता है कि कल देर रात तक लोकसभा की कार्यवाही चल सकती है और वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा होगी, जिसे देर रात तक सरकार पास कराने का प्रयास जरूर करेगी। तो किरण रिजिजू ने साफ तौर से कहा है कि कल लोकसभा में दोपहर 12 बजे वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा और यहां पर जब इस बिल को पेश किया जाएगा तो इस पर चर्चा की शुरुआत होगी। सभी दलों को बातचीत करने का मौका मिलेगा, अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा और कल देर रात तक यह कार्यवाही लोकसभा की चल सकती है। अनिला जी, बहुत व्यापक चर्चा हुई। जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने भी बताया कि देश भर से सुझाव लिए। किरण रिजिजू भी कह रहे हैं कि व्यापक स्तर पर सभी दलों से चर्चा की गई है, लेकिन फिर भी आप लोग विपक्षी दलों को समझाने में फेल क्यों दिख रहे हैं? वो क्यों आपके इस संशोधन से सहमत नहीं हो पा रहे हैं? भाई वो लोग क्यों समझना चाहेंगे? यहाँ तो एक अनाड़ 100 बीमार वाला हाल है ना। एक रिलीजियस कम्युनिटी है जिसकी हिस्सेदारी सारे के सारे ये राजनीतिक दल चाह रहे हैं। कमेटी का मीटिंग हुआ और उसमें हमने गवर्नमेंट का तरफ से एक पक्ष रखा कि हम वक्फ अमेंडमेंट बिल में विस्तृत रूप से चर्चा करना चाहते हैं और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इसमें तय करे। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कुछ पार्टीज का मत था 6 घंटे डिस्कस होना चाहिए।
कुछ का मत था 4 घंटे और ज्यादातर अपोजिशन पार्टी के लोग 12 घंटे का मांग किया। तब बीच में 8 घंटे का चर्चा का समय तय किया गया और ये भी स्पीकर साहब ने कहा कि 8 घंटे चर्चा का समय दिया है जिसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हाउस का सेंस लेकर के। चर्चा तो हमेशा ऐसे होते हैं जब आप टाइम तय करते हैं तो अगर हाउस को लगे कि डिस्कशन का समय को बढ़ाना चाहिए तो समय को बढ़ाया जाता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन अगर बहाना बना करके अब चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहता है और बहाना बना करके वॉकआउट करने का कोई कदम उठाते हैं तो मैं रोक नहीं सकता हूं उसको। हम तो चर्चा चाहते हैं और जेपीसी ने व्यापक रूप से इस We had a business advisory committee meeting for Lok Sabha. I had proposed before the committee that tomorrow on 2nd April we are bringing the Waqf Amendment Bill, and for that we have to allocate time for discussion. And we had proposed that initially from 4 hours, 6 hours, whatever the committee decides, government is okay. Then there was differences in the opinions amongst various parties. Some of the members wanted 4 hours, some members wanted 6 hours, the opposition parties wanted 12 hours. So finally there was an agreement that the total time to be allocated for discussion on Waqf Amendment Bill would be 8 hours, extendable after taking the sense of the House. The Honorable Speaker made an announcement that 8 hours is fixed right now for Waqf Amendment Bill, and if required, we will take the sense of the House and extend the time for discussion. आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का मीटिंग हुआ और उसमें हमने गवर्नमेंट का तरफ से एक पक्ष रखा कि हम वक्फ अमेंडमेंट बिल में विस्तृत रूप से चर्चा करना चाहते हैं और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इसमें तय करें। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कुछ पार्टीज का मत था 6 घंटे डिस्कस होना चाहिए, कुछ का मत था 4 घंटे और ज्यादातर अपोजिशन पार्टी के लोग 12 घंटे का मांग किया। तब बीच में 8 घंटे का चर्चा का समय तय किया गया और ये भी स्पीकर साहब ने कहा कि 8 घंटे चर्चा का समय दिया है जिसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हाउस का सेंस लेकर के। चर्चा तो हमेशा ऐसे होते हैं जब आप टाइम तय करते हैं तो अगर हाउस को लगे कि डिस्कशन का समय को बढ़ाना चाहिए तो समय को बढ़ाया जाता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन अगर बहाना बना करके अब चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहता है और बहाना बना करके वॉकआउट करने का कोई कदम उठाते हैं तो मैं रोक नहीं सकता हूं उसको। हम तो चर्चा चाहते हैं और जेपीसी ने व्यापक रूप से। तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कह रहे हैं कि हम व्यापक चर्चा के लिए तैयार हैं। इस पर सदन में 8 घंटे का वक्त तय किया गया। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यह समय निर्धारित किया गया। अंकित गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अंकित, अब सरकार की पूरी तैयारी है कि इस बिल को कल पेश किया जाए और कल ही पास करा लिया जाए। 8 घंटे की चर्चा रखने का मतलब तो यह है कि कल देर रात तक इस बिल को पास कराएगी सरकार। बिल्कुल विशाल, और अब इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि इस बिल को कल ही सदन में लाया जाएगा। और क्योंकि शुरुआती जो 1 घंटा होता है लोकसभा में वो प्रश्नकाल का होता है, लिहाजा प्रश्नकाल को नहीं बाधित किया जाएगा, लेकिन प्रश्नकाल के ठीक बाद में इस बिल को लाया जाएगा दोपहर में 12 बजे और उसके बाद में 8 घंटे का जो वक्त तय किया गया है जिसका जिक्र किरण रिजिजू भी कर रहे थे। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि अगर जो वक्त थोड़ा सा ज़्यादा भी लगता है, यानी कि 10 घंटे भी चर्चा होती है या 11 घंटे भी होती है, सरकार तैयार है। लेकिन मंशा साफ है
कि इस बिल को यानी कि वक्फ संशोधन बिल को कल ही जो है सदन में लाया जाएगा लोकसभा में और पास करवाया जाएगा। और फिलहाल सरकार की मंशा तो ये भी है कि उसके अगले दिन यानी कि गुरुवार को राज्यसभा में इस बिल को लाया जाए और राज्यसभा से भी पास करवाया जाए। जी अंकित, आप कह रहे हैं कि इस बिल को राज्यसभा में भी परसों लाने की तैयारी है, यानी कि राज्यसभा में भी ये बिल अगर पास हो जाएगा तो सरकार इस बजट सत्र के खत्म होने से पहले तक वक्फ संशोधन बिल को दोनों सदनों से पास कराना चाह रही है। सवाल यही है कि क्या जिन दलों को लेकर विपक्ष सवाल पूछ रहा है, चाहे जेडीयू हो, टीडीपी हो, एलजेपी हो या आरएलडी हो, क्या ये सभी दल पूरी तरह से सरकार के साथ इस मुद्दे पर खड़े हैं? जी बिल्कुल, देखिए तमाम नेताओं से, फिर अगर मैं जेडीयू की बात करता हूं तो जेडीयू के कई नेताओं से हमने बात की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये बिल जो है मुसलमानों के हित में है। विपक्ष जो है, बड़ी खबर आ रही है, टीडीपी वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करेगी। विधेयक मुसलमानों के हित में है, टीडीपी पार्टी का यह आधिकारिक पक्ष सामने आ गया है। सीएम चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों के पक्ष में है, टीडीपी का यह बयान आया है। तो देखिए, जो सवाल अभी हमने पूछा उसका जवाब टीडीपी की तरफ से आधिकारिक तौर पर आया है। सीएम चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों के पक्ष में है, टीडीपी वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर है, टीडीपी इस बिल का समर्थन करेगी। में पेश होने वाले वक्फ संशोधन बिल पे पूरे देश की नहीं, पूरे मुस्लिम समाज की निगाह भी जमी हुई है। लगभग 9 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड की जमीन, जिसपे बहुत से लोगों ने इलीगल कब्जा भी बना रखा है, अगर संशोधन बिल द्वारा ये जमीनों पे कब्जा वापस लेके मुसलमानों के हित में अगर संशोधन बिल आता है तो निसंदेह हमारी पार्टी उसका समर्थन भी करेगी। ये भी मैं बता दूं कि माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब ने हर समय संशोधन बिल के ऊपर अपनी राय भी रखी है और उन राय पे विचार विमर्श करके संभवतः उनको उसको लागू भी किया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू साहब ने ऑलरेडी ये कहा है कि हम मुसलमानों की हर हित की रक्षा करेंगे। संभवतः कल पार्लियामेंट में पेश होने वाले वक्फ संशोधन बिल पे पूरे देश की नहीं। अंकित, देखिए, जो सवाल मैंने आपसे पूछा उसका जवाब तो टीडीपी के नेता साफ तौर से दे रहे हैं कि संशोधन बिल का वक्फ से जुड़े हुए वो टीडीपी समर्थन करेगी। अब एलजेपी, आरएलडी और जेडीयू, इन पर विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है, इनका आधिकारिक रुख क्या रहेगा? केसी त्यागी ने यह जरूर कहा कि सदन में आपको पता चल जाएगा। देखिए, जेडीयू का भी आधिकारिक रुख काफी हद तक साफ है, क्योंकि जेडीयू के तमाम नेताओं से, सांसदों से हमने बात की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये मुस्लिमों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से, और इस बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनके अधिकार छीनने जैसा हो। यानी कि भले ही जो है कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन जेडीयू का अपना आधिकारिक रुख साफ है कि वो एक तरह से बिल का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। बात की जाए चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान खुद भी कह चुके हैं कि मुस्लिमों को गुमराह किया जा रहा है, विपक्ष जो की एक तरीके से वही रणनीति है, लेकिन वो उसमें सफल नहीं होगी। यानी चिराग पासवान ने भी जो है जाहिर कर दिया है कि वो इस बिल के समर्थन में है। इसके साथ ही में अगर हम बात करते हैं, टीडीपी का आपने जिक्र कर ही दिया, जेडीयू और एलजेपी हो गया। बात की जाए आरएलडी की, तो आरएलडी भी जो है इस बिल के समर्थन में है, क्योंकि जब हमने जो है यहाँ पर जयंत चौधरी से बात की है तो उन्होंने भी कहा कि इस बिल में ऐसा कुछ नहीं है जिसको लेकर के इतना ज्यादा जो बवाल खड़ा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो तमाम सहयोगी दल है, बीजेपी ने उनसे सलाह मशवरा करने के बाद में ही इस तरफ आगे बढ़ी है, क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि यहाँ पर एनडीए का एकजुट होना जरूरी है। और जीतन राम मांझी को भी हमको जो जिक्र कर देना चाहिए, हम पार्टी के, उन्होंने भी जो है इस बात का जिक्र किया था कि किस तरीके से इस बिल में ये जो पिछड़े हुए मुसलमान हैं वो उनके पक्ष में है ये बिल। तो एनडीए एकजुट नजर आ रहा है। वहीं बात कर ली जाए विपक्ष की, तो विपक्ष में जरूर इसको लेकर के विरोध होगा, लेकिन यकीन मानिए विशाल, काफी हद तक मुमकिन है कि जब वोटिंग की नौबत आएगी तो विपक्षी दल के कुछ सांसद आपको वॉकआउट करते हुए भी नजर आ सकते हैं। अंकित, ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि विपक्षी दल के कुछ सांसद भी अगर वोटिंग की नौबत आती है तो वॉकआउट करते नजर आ सकते हैं। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर क्या कुछ कहा है। आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का मीटिंग हुआ और उसमें हमने गवर्नमेंट का तरफ से एक पक्ष रखा कि हम वक्फ अमेंडमेंट बिल में विस्तृत रूप से चर्चा करना चाहते हैं और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इसमें तय करे। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कुछ पार्टीज का मत था 6 घंटे डिस्कस होना चाहिए, कुछ का मत था 4 घंटे, और ज्यादातर अपोजिशन पार्टी के लोग 12 घंटे का मांग किया। तब बीच में 8 घंटे का चर्चा का समय तय किया गया और ये भी स्पीकर साहब ने कहा कि 8 घंटे
चर्चा का समय दिया है जिसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हाउस का सेंस लेकर के। अंकित, देखिए, वक्फ संशोधन बिल अब तो लोकसभा में आ रहा है। लोकसभा में कल पास भी सरकार कराने का प्रयास करेगी, फिर राज्यसभा में पेश करेगी। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि राजनीतिक तौर पर नफा नुकसान किसको इससे होता हुआ दिखाई पड़ेगा, वक्फ संशोधन बिल अगर दोनों सदनों से पास होता है इस सत्र के खत्म होने से पहले? विशाल, देखिए, राजनीतिक नफे नुकसान की बात करें तो अगर आपको जो आपने सवाल भी पूछा था कि जेडीयू टीडीपी का क्या रुख हो सकता है, जेडीयू टीडीपी की बार बार चर्चा क्यों होती है, वो इस वजह से होती है क्योंकि माना यह जाता है कि जो मुस्लिम वोट है वो जेडीयू और टीडीपी के साथ जाता रहा है, और इसी वजह से जो तमाम मुस्लिम संगठन थे वो भी सबसे ज्यादा एनडीए में अगर किसी पर फोकस कर रहे थे कि इस बिल का विरोध करना चाहिए तो वो है नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी। लेकिन अब उनकी तरफ से भी जो जानकारी निकल के सामने आई है वो तो साफ है कि टीडीपी हो, जेडीयू हो या एनडीए के बाकी सहयोगी दल इस मुद्दे पर सरकार के पक्ष में है। तो ऐसे में अभी जो हमको एक जानकारी मिल रही है कि जब ये जैसे ये बिल पास होगा उसके बाद में एनडीए के जो तमाम सहयोगी दल हैं और वो जो जनता के बीच जाकर के बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये जो कानून बना रही है सरकार, ये जो कानून बनाने की तैयारी है वो कैसे आम मुसलमानों के। राजीव रंजन क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुना देते हैं। को लेकर ये जमीनों पे कब्जा वापस लेके मुसलमानों के हित में अगर संशोधन बिल आता है तो निसंदेह हमारी पार्टी उसका समर्थन भी करेगी। तो देखिए, यहाँ पर राजीव रंजन का आपने बयान सुना, वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी इसका समर्थन करेगी। तो एक एक करके जिन एनडीए के सहयोगी दलों पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा था वो खुलकर अब वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जैसा अंकित ने बताया कि ये वो दल हैं जिनको मुस्लिम वोट करते रहे और इसीलिए चाहे वो मुस्लिम संगठन हो या विपक्षी दल, वो इनसे ही ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं। अंकित, आपने अब जेडीयू का पक्ष भी सुन लिया, टीडीपी का पक्ष भी सुन लिया और हमने एलजेपी, आरएलडी या आपने हम की बात की, ये भी पूरी तरह से सरकार के साथ होंगे। लेकिन वो विपक्ष के कौन से सांसद हो सकते हैं या कौन से राजनीतिक दल हो सकते हैं जो वॉकआउट कर सकते हैं और किस आधार बनाकर वो सदन से वॉकआउट करने की प्लानिंग कर रहे हैं? विशाल, अभी तक खुलकर तो जो तमाम विपक्षी दल हैं वो खुलकर के तो कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन जैसी कि जानकारी मिल रही है कि ऐसा नहीं है कि वो चर्चा में हिस्सा नहीं लेंगे। तमाम विपक्षी दल हैं जो कि जो चर्चा में हिस्सा लेंगे, लेकिन जब बात आएगी वोटिंग की तो कुछ सांसद ऐसे जरूर हैं जो कि वॉकआउट कर सकते हैं। और अभी जो है विपक्ष इसको लेकर के एक अपनी रणनीति जरूर बना रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण क्या होता है, महत्वपूर्ण ये होता है कि बिल के पक्ष में कितने वोट पड़े और बिल के खिलाफ कितने वोट पड़े। ऐसे में अगर सदन में खड़े होकर के विपक्षी सांसद बिल का विरोध तो करते हैं, लेकिन जब बात आती है बिल के विरोध में वोट करने की और वो वहां पर मौजूद नहीं होते हैं तो वहां पर भी ये सवाल जरूर खड़े होते हैं कि आपने विरोध तो कर दिया, लेकिन जब बात आई वोटिंग की तो वहां पर क्यों नहीं वो दिखा। तो ऐसे में कल जो रात में 10-11 बजे के आसपास जब वोटिंग होगी इस बिल पर लोकसभा में, वो आंकड़ा भी अपने आप में बेहद दिलचस्प होगा कि सरकार के पक्ष में कितने जो उसके एनडीए के सहयोगी दल हैं वो अगर साथ में आते तो वो आंकड़ा कहां तक पहुंचता है, और उसके साथ ही में विपक्ष की तरफ से जो वो दावा कर रहे हैं कि विपक्ष एकजुट है इस मुद्दे पर, वो आंकड़ा कहां तक पहुंचता है। लेकिन विशाल, एक और जानकारी निकल के सामने आ रही है कि जल्द ही जो है बीजेपी समेत जो तमाम जो है राजनीतिक दल हैं अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वोटिंग होगी तो व्हिप जरूर जारी करना होगा ताकि सभी सांसद सदन में मौजूद रहें। वक्फ संशोधन बिल को लोकसभा में पेश होने से महज 22 घंटे से भी कम वक्त अब बचा हुआ है और वक्फ संशोधन बिल पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान सामने आया है। इमरान मसूद ने कहा, संख्या बल से हमें दबाया गया तो कोर्ट जाएंगे। आजादी के बाद मुस्लिमों के लिए यह सबसे बड़ा मुद्दा। लोकसभा में कल दोपहर 12 बजे पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद इमरान मसूद से बात करते हैं। साफ हो चुका है 2 अप्रैल को 12 बजे लोकसभा में सरकार वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने जा रही है और दावा किया है केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कि पूरा देश इस बिल के साथ है। अरे भाई साहब, क्या आप ऐसी बातें वो बोल रहे हैं। मैं तो प्रधान सबसे निवेदन करूंगा कि ये मुसलमान का सबसे बड़ा 1947 के बाद बड़ा मसला है और जिनको मुसलमान वोट की चाहत है, वो चाहे चिराग पासवान साहब हो, चाहे वो जयंत चौधरी साहब हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू साहब हो, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, मुसलमान कभी माफ़ नहीं करेगा अगर आपने इस बिल को पास होने दिया इस संसद से। और प्रधानमंत्री जी से भी बात करूंगा, कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी 600 रुपए की किट से मोहब्बत नहीं चल लगती है। आप हमें हमारा
वक्फ वापस कर दीजिए, बस यही सबसे बड़ी सौगात हम समझेंगे कि आपने दे दी मुसलमान। तो लेकिन क्या अभी से हौसले पस्त हैं? अभी से आप कह रहे हैं कि ये बिल पास हो गया, मुसलमान माफ नहीं करेगा, क्या लग रहा है? नहीं तो मैं बता रहा हूँ, ये तो संख्याओं का खेल है ना पार्लियामेंट के अंदर, तो क्योंकि ये कह रहे हैं कि संख्या बल के ऊपर, तो संख्या बल के ऊपर तो आप हमें बुलडोज कर ही रहे हो ना। आपकी संख्या ज्यादा है तो आप हमें बुलडोज कर रहे हो। हम कोर्ट में जाएंगे क्योंकि पूरी तरीके से ओवरलैपिंग है, संविधान के अंदर जो हमें संरक्षण मिला है उसके ऊपर कुठाराघात है। एक आखिरी में मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप लोग इसमें चर्चा में भाग लेंगे, जो बिल की कमियां आपके मुताबिक है वो गिनाएंगे शांति से, या हंगामा होगा? क्योंकि सरकार की दलील है कि विपक्ष अभी से ही, चूंकि बीएससी की मीटिंग से विपक्ष ने वॉकआउट किया, सरकार कह रही है कि चर्चा से भाग रहे हैं। नहीं, चर्चा से तो सरकार भाग रही है। टाइम क्यों नहीं दे रहे आप? 12 घंटे टाइम दीजिए ना, 13 घंटे टाइम दीजिए। तो जो 8 घंटे मिला है उस पर चर्चा 12-13 घंटे टाइम दीजिए ना। आप टाइम क्यों नहीं देना चाह रहे हो? ठीक है, इतने बड़े इशू के ऊपर आप क्यों नहीं टाइम देना चाह रहे हो? जो मिला है उसमें चर्चा होगी, हंगामा नहीं होगा। देखिए कल पार्टी के ऊपर तय होगा मीटिंग के अंदर क्या होगा। लेकिन आपकी क्या राय है, इस पर चर्चा होनी चाहिए? हम लोग चर्चा करने, हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं ना लगातार। चर्चा के लिए तैयार है। हम चर्चा हम लोग करेंगे, सरकार चर्चा नहीं चाहती है। ठीक है, दिक्कत क्या है? सरकार अभी जो काम विपक्ष का होता था वो यहाँ सदन के अंदर सरकार करती है। एलओपी को बोलने नहीं देंगे, ये कौन सा तरीका हो गया साहब? बताइए, संसदीय परंपरा रहे हैं कि जब भी एलओपी खड़े होंगे तो सबको सुनना पड़ता है, जब भी नेता सदन खड़ा हो तो सबको सुनना पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो एलओपी का माइक ही बंद कर देते हैं। चलिए, तो देखना होगा कि जब वक्फ संशोधन विधेयक पेश होता है तो पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति होती है, सदन में किस तरीके की तस्वीर होती है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने तमाम जो घटक दल हैं एनडीए के, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो या चिराग पासवान हो या जयंत चौधरी हो, इन सबको एक किस्म से चेतावनी दी है। इमरान मसूद का कहना है कि कोर्ट का रास्ता भी वो अख्तियार कर सकते हैं।